सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है कि अभी दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क ये कहाँ पर बना है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क ये उत्तर प्रदेश में बना है, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, जो सितंबर 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगा, पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और इस पार्क का नाम रखा है अनोखी दुनिया। खुर्जा, इसे उत्तर प्रदेश की सिरेमिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो सिरेमिक से बना कोई भी आइटम हो, चीनी मिट्टी का कोई भी आइटम बनाओ, गमला हो गया, कप हो गया, प्लेट हो गया, तुरही हो गया, कुछ भी, अगर वो टूट फूट जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो वो सिरेमिक वेस्ट हो गया। तो उसी बेकार सिरेमिक वेस्ट को लेकर के इन्होंने ये पार्क बनाया है। बनाने में लागत आई है 5.86 करोड़ रुपए। तो सिंपल सा याद रखेंगे, ये दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क है। टूटी फूटी सिरेमिक से बनी चीज़ों से ये पार्क बनाया गया है, जो आपको मिलेगा कहाँ पे? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ और पार्क न्यूज़ में थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये आपको मिलेगा केरल के कोच्चि में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बना बेंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना था काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। देश का पहला साइकेड गार्डन कहाँ पर शुरू हुआ? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ठीक है, तो इसी तरह से ही कुछ और पार्क्स थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ओशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर होगा बराक ओबामा। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, और इन्होंने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री इनकी आवर ओशंस, उसमें नरेटर की भूमिका के लिए लगातार तीसरी बार इन्होंने एमी अवार्ड जीता है। अभी एमी अवार्ड्स दिए गए 76 नंबर के, और उसी में आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी में उनको ये पुरस्कार मिला। उन्होंने तीसरी बार ये अवार्ड जीता है। एमी पुरस्कार ये टेलीविज़न की फील्ड में दिए जाते हैं, टेलीविज़न का अवार्ड है। इसी तरह से एक होता है ग्रैमी अवार्ड, वो म्यूज़िक का अवार्ड है। और बराक ओबामा आप जानते हो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट, 2009 से 2017 तक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे, 44 नंबर के थे। अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के हैं। अब है तो ये अवार्ड वाला प्रश्न, कुछ अवार्ड के ही प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जीता, कुमार मंगलम बिरला को मिला। मधुसूदन साई को मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। 32वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन हैदराबाद में हुआ था, और इसी में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार मिला था सोनू सूद को। आप लोग बताओ मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था और वो किस देश की है? उसके अलावा 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये दिया गया ला प्रेंस को। ये निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। और वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने थे भुवन रिभु। USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। और वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया मारियांगेला हुंगरिया को, ब्राज़ील से हैं। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका हैं। उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए, ये मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है, इसको ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में दीपा भास्ती ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे अवार्ड्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने जैपड 2025 एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा रशिया। तो जैपड एक्सरसाइज है ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, मतलब मल्टीलेटरल है, बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी 10 सितंबर को ये शुरू हुआ और 16 सितंबर तक चलेगा। कहाँ पे? मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड निजनी, रशिया में इसका आयोजन हुआ, और रशिया और बेलारूस के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत ने हिस्सा लिया, भारत की ओर से 65 हमारे सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें वैसे भारत, पाकिस्तान समेत 20 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज हर 4 साल में होती है, तो बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन याद रखना
जैपड एक्सरसाइज है ये, रशिया में इस बार इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 2025 के जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करें डेविल स्ट्राइक की, भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया था। ला पेरोस अभ्यास, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया। भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने आयोजन किया था, फ्रांस ने। कहां पर हुआ था? मलक्का, सुंडा, लोम्बेक, जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने आयोजन किया, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना ने आयोजन किया, पूर्वी कमान में। और कोमोडो अभ्यास, इसका आयोजन इंडोनेशिया ने किया था, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास ये किया था भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस ने मिलकर। कहाँ पे? बेटे द्वारका, गुजरात में। एक सी ड्रैगन अभ्यास हमने पढ़ा था, इसका आयोजन अमेरिका ने किया, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, गुआम तट पर। और डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, जोधपुर, राजस्थान में। और खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक, किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। अकीमे अभ्यास, ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, पहली बार हुआ, पहला एडिशन। भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ, ये हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर के आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने आयोजन किया था, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ, ये चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। इनक्योस अभ्यास ग्रीस ने आयोजन किया था, ग्रीस में ही। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास आयोजन यूएई ने किया, यूएई में। तालिस्मान साबर अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया था, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। ये एक था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। नेवल एक्सरसाइज है भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया ने इसका आयोजन किया था, उसकी कैपिटल उलानबटोर में। और भारत मंगोलिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुआ था, क्योंकि ऊपर वाला तो ये बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन एक भारत और मंगोलिया के बीच में ही एक्सरसाइज हुआ था, नोमैडिक एलिफेंट, उलानबटोर मंगोलिया में। टाइगर क्लो अभ्यास एयर एक्सरसाइज है, पहली बार हुआ भारत अमेरिका के बीच में, उत्तर भारत में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, फ्रांस के ला कैवेलरी में। और जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, चेन्नई में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ, सिंगापुर में। ड्रोन प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया, अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास भारतीय सेना ने किया, सिक्किम में। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने किया, अरुणाचल प्रदेश में। स्लाइनेक्स अभ्यास श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ, कोलंबो, श्रीलंका में। समन्वय शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी ने आयोजन किया, असम और मणिपुर में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। ब्राइट स्टार अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, इजिप्ट ने आयोजन किया, इजिप्ट में। युद्ध कौशल अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 भारतीय सेना ने किया, अरुणाचल प्रदेश में। और अभी युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का, अमेरिका में हुआ। तो आप देखो कि बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए 2025 के अभी तक। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फ्रांस में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा सेबेस्टियन लेकोर्नू। तो अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ही सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे फ्रांसवा बरुआ, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद यहाँ के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू बने हैं। अब मैं आपको फ्रांस ले चलता हूँ, ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल पेरिस हो गई, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। हमने कहा नए प्रधानमंत्री बन गए, सेबेस्टियन लेकोर्नू उनका नाम है। फ्रांस से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखोगे तो अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया था फ्रांस में। हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फ्रांस की कंपनी है। और हैमर की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी, मुख्य ढांचा, ये बनाया जाएगा? हैदराबाद में। फ्रांस की जो कंपनी है डसोल्ट एविएशन, वो बनाएगी टाटा के साथ मिलकर के। शक्ति अभ्यास अभी 8वां एडिशन हुआ था भारत फ्रांस के बीच में, फ्रांस में ही। अभी तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के नीस में हुआ था। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की है। न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा फ्रांस। और अभी 29 नंबर का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 हुआ था पेरिस में, इसमें टॉप पे चाइना है, भारत तीसरे स्थान पर रहा।
और अगले साल ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम, उल्लास योजना की पहले बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इसका उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग जो कि स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए थे उनको साक्षर बनाना, और उसमें उनको वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और आधारभूत साक्षरता, ये सभी इसी प्रोग्राम के अंदर आ गए। और वित्त वर्ष 2022 से 2027 तक के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और अभी इसी योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। तो आप पूछोगे पहला दूसरा कौन बना था? पहला बना था मिजोरम, दूसरा गोवा बना था, तीसरा त्रिपुरा बना, और अब ये चौथा बन गया है हिमाचल प्रदेश। साक्षरता से याद आएगा भी, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमने मनाया था 8 सितंबर को। और अगर पूछे ना कि भारत का अभी 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना, तो आंसर हो जाएगा फिर केरल। अब बात तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो कैपिटल क्या होती है हिमाचल प्रदेश की? 2 कैपिटल है। समर कैपिटल शिमला है, विंटर धर्मशाला है। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। शिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा है यहाँ पे। पोंग बांध है व्यास नदी पर, और बाकड़ा नांगल बांध ये आपको मिलेगा सतलुज पे, चमेरा बांध रावी पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, पक्षी है जुजरन और वेस्टर्न ट्रोगोपेन। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांज, पिंक रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। कुछ लोक नृत्य देखो तो नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। कुछ करंट अफेयर्स भी देख लो। राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 को, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया था। भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरिक्ष पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो इसे बोलेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025। ये भी 8 और 9 सितंबर को हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसका उद्घाटन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य है भारत के स्पेस सेक्टर के बारे में चर्चा करना और उसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट को बढ़ावा देना। थीम भी है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोसेस इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ। और आयोजन किया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। वैसे आप जानते हो हमारा लक्ष्य कब का है? खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का 2035, और इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य हमारा 2040 है। अब एक तरह से आप देखो कि सम्मेलन वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ और सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊं। अभी 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस समिट हुई थी विशाखापत्तनम में, और अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। ये पॉइंट हमने देखा था विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल जी के बड़े भाई है, केंद्र विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। और इसी बात को 100 वर्ष हो गए तो इसका आयोजन किया गया। पहला त्रिसेवा सेमिनार है रण संवाद, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के महू में हुआ। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक बैठक होगा विशाखापत्तनम में। अभी 2025 में हुआ पूरी उड़ीसा में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिजटाउन बारबाडोस। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट गोवा। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसद पर समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट नई दिल्ली में हुआ। और ये देखो सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ, उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ ईटानगर में। सभी सम्मेलन जो इंपॉर्टेंट है और न्यूज में है मैंने रिवाइज करवा दिए, लेटेस्ट है ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। तो आप जानते हो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, तो अपने जन्मदिन के अवसर पर महिलाओं और बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, गांधी जयंती तक, जिसमें पूरे देश में 75,000 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। और इसमें महिलाओं और बच्चों का चेकअप के साथ साथ जरूरी इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, इस अभियान का उद्देश्य है। नाम क्या है अभियान का? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान।
और हाँ, इसी के साथ साथ 17 सितंबर को देश के सभी आंगनबाड़ियों में पोषण माह शुरू किया जाएगा। इनमें महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक खान-पान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो यह अभियान याद रखना। कब लॉन्च होगा, कौन लॉन्च करेंगे और क्या उद्देश्य है, मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसका नाम है फ्लेमिंगो, इसका परीक्षण अभी किसने किया? तो आंसर होगा यूक्रेन ने। तो अभी यूक्रेन का एक स्टार्टअप है फायर पॉइंट, उसी ने FP5 फ्लेमिंगो इसका पूरा नाम है, और इसी नाम से अपनी पहली क्रूज मिसाइल को इन्होंने भी टेस्ट किया है, उसका परीक्षण किया है। आप कह सकते हो ये यूक्रेन देश की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसके रेंज की बात करेंगे 3000 किलोमीटर है, और स्पीड की बात करोगे तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और ये 1150 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तो ये यूक्रेन की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। याद रखना क्या नाम है, FP5 फ्लेमिंगो। किसने बनाया है? यूक्रेन का एक स्टार्टअप है फायर पॉइंट, उसका नाम है। रेंज क्या है, स्पीड क्या है, सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भारत के पास भी एक क्रूज मिसाइल है, आपको पता है ना, ब्रह्मोस जिसे आप कहते हो, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार किया है, और हमने इसे बेच भी दिया। दो देशों ने इसे खरीदा है हमसे, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने। बात यूक्रेन की है तो ये रहा मैप में यूक्रेन। कैपिटल कीव हो गया, और ये जो कैपिटल कीव है ये किस नदी के किनारे स्थित है? नीपर नदी के किनारे। करेंसी रेवेनिया है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, और यहीं पर आपको स्टीपीज, और यूक्रेन में आपको स्टेपीज घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जिन्हें ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने आग उगलने वाला हथियार भी तैयार किया है, उसको ड्रैगन ड्रोन कहते हैं। सिपर की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 2020 से 2024 तक का जो डेटा है उसमें बताया विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना था यूक्रेन, दूसरे स्थान पर भारत रहा। ऑपरेशन वेब स्पाइडर के तहत यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया था। तो इन सब कारण से अभी यूक्रेन न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने ओफेक 19 जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इजराइल। तो अभी इजराइल ने ओफेक 19 जो कि एक सैन्य जासूसी उपग्रह है उसे लॉन्च किया है, और इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसके जरिए ये रात और दिन मतलब किसी भी मौसम में बड़े आराम से निगरानी कर सकते हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये उपग्रह पृथ्वी पर 50 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को भी आराम से पहचान सकता है। और इस उपग्रह को, इस जासूसी उपग्रह को शावित रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसका नाम है ओफेक 19, इजराइल का है, ध्यान में रखना। अब मैं आपको इजराइल तो ले चलूंगा ही, लेकिन उससे पहले दो चार प्रश्न और देख लो। जैसे कि अभी भारत और अमेरिका ने मिलकर के निसार उपग्रह को लॉन्च किया था भारत से ही, किस रॉकेट से? GSLV F-16। और अभी इसरो ने अपना जो 101वां लॉन्च किया था, वो लॉन्चिंग हमने किस रॉकेट से किया था? PSLV C-61, और उसके जरिए हमने EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 को लॉन्च किया था। उससे पहले 100वें नंबर की लॉन्चिंग में हमने NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया था GSLV F-15 से, और हमारा जो 99वां लॉन्चिंग था उसमें हमने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया था PSLV C-60 से। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना। इजराइल ले चलता हूँ। देखो, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकेल, प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और आपको याद होगा इजराइल की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर, ये और अडानी ग्रुप मिलकर के $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएंगे महाराष्ट्र के रायगढ़ में। दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियारों से मार गिराने वाला पहला देश बना था इजराइल। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। और फिर इसके बदले में ईरान ने इजराइल पे जो हमला किया था, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक अंतरिक्ष शहर यानी कि स्पेस सिटी, और मदगासिरा में, जो वहां पे स्थान है मदगासिरा, वहां पे 2 रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है। स्काईरूट एरोस्पेस क्या है? ये एक प्राइवेट हमारी एक स्पेस कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। और इन सबको स्थापित करने में कितना निवेश होगा, कितनी लागत आएगी? तो आंसर होगा 3400 करोड़ रुपए। और इनका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ तिरुपति से तो जो प्राइवेट और जो
छोटे लॉन्चिंग व्हीकल है उनको लॉन्च किया जाएगा, जबकि मदगासिरा में ये जो 2 रक्षा निर्माण केंद्र बनेंगे वहाँ पे एरोस्पेस जो भी कंपोनेंट होते हैं, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन सिस्टम है, उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ पे एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश है तो चलो आंध्र प्रदेश भी ले चलते हैं। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो हैं। गवर्नर एस अब्दुल नजीर है, राजकीय पशु है काला हिरण, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली का, वृक्ष है नीम का, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ पे पापीकुंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व हो गया, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल होता है, डेक्कन फेस्टिवल होता है, क्लासिकल डांस यहाँ का कुचिपुड़ी। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा पे, और पोलावरम बांध है गोदावरी पे। और पुलिकट लेक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुकी है। कोल्लेरू झील भी याद रखना आंध्र प्रदेश की है। कुछ प्रश्न देख लो करंट अफेयर्स के। तो नासा की इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डांगिती जानवी, आंध्र प्रदेश से हैं। प्रोजेक्ट 17 ने स्टील्थ फ्रिगेट में से जो पहला वाला जहाज था आईएनएस नीलगिरी, उसको तैनात किया गया विशाखापत्तनम में। डीजी लक्ष्मी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। अच्छा, प्रोजेक्ट 17A के तहत ही अभी 2 और जहाजों को नौसेना में शामिल किया गया। उनके नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। कहाँ से? विशाखापत्तनम से ही। बाकी डीजी लक्ष्मी योजना हो गया। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ तो विशाखापत्तनम में। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ आंध्र प्रदेश में। अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू हुई। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। और ये भी न्यूज में क्यों है, हमने क्यों पढ़ा इसको? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन विशाखापत्तनम में होगा। अभी जो 40वीं बैठक 40वां सम्मेलन पूरी उड़ीसा में हुआ। स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन ये शुरू हुआ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखना सारे पॉइंट्स। बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना प्लीज़। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज अपलोड होती है। कहाँ पर? आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं फ्री में। और PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देबरीगढ़ कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया यूनुस अहमद को। CAFA नेशंस कप 2025 का खिताब जीता है उज्बेकिस्तान ने। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया 10 सितंबर को। विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स किस देश के द्वारा विकसित की गई है? रशिया। गुयाना के राष्ट्रपति फिर से बन गए इरफान अली। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अगले जनगणना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की अलग से गणना करने की बात कही है। भारत में टोटल अभी कितने PVTGs हैं? तो आंसर होगा 75। और तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। इस आंदोलन को किसने शुरू किया? EV रामास्वामी। इटालियन ग्रैंड प्री 2025 ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल होमवर्क प्रश्न लगाना भूल गए थे, कोई बात नहीं, बीच में मैंने एक आध प्रश्न पूछे, तो अगर आपने उत्तर दिया है तो अच्छी बात है, मतलब आपको वो चीज़ आती है। तो आज का होमवर्क प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। बस आज के लिए राधे राधे।